दोस्तों, इंसानी दिमाग जितना रोशन है उतना ही अंधेरा भी। हम सब जानते हैं कि दिमाग हमें सपने देखने, सोचने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही दिमाग दूसरों को कंट्रोल करने, धोखा देने और मैनिपुलेट करने का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है? यही है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। यह किताब हमें उन छिपी हुई ताकतों से रूबरू कराती है जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों की भावनाओं को तोड़ने, उनके फैसलों को बदलने और उनकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए करते हैं। यह सिर्फ अपराधियों या चालाक लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। रिश्तों में, ऑफिस में, राजनीति में और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि इंसान किस तरह गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल और पर्सुएशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी के जाल में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंसानी दिमाग के इन अंधेरे रहस्यों को जानना चाहते हैं और खुद को इन चालाकियों से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल वायरल बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने जा रहे हैं इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में, जहां हर चाल, हर खेल और हर रहस्य आपको हैरान कर देगा। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली दुनिया। इस किताब का पहला अध्याय हमें इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे पहलुओं से परिचित कराता है और यह बताता है कि हर इंसान के भीतर दो चेहरे होते हैं। एक रोशन चेहरा जो प्यार, सहयोग और अच्छाई से भरा होता है, और दूसरा अंधेरा चेहरा जो चालाकी, धोखे और दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा से भरा होता है। यही अंधेरा चेहरा है जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यह अध्याय समझाता है कि डार्क साइकोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास का हिस्सा रही है। प्राचीन समय से ही लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते आए हैं, चाहे वह राजनीति हो, युद्ध हो या व्यक्तिगत रिश्ते। यह नींव इंसानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में छिपी है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी या उसका फायदा खतरे में है, तो वह दूसरों को धोखा देने या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, माइंड कंट्रोल और पर्सुएशन जैसी तकनीकें इंसानी दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाती हैं, और यही वजह है कि लोग बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। मनोविज्ञान की कई स्टडीज यह साबित करती हैं कि इंसान का दिमाग दूसरों के दबाव में जल्दी झुक जाता है, जैसे स्टैनली मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें यह देखा गया कि लोग अक्सर दूसरों के आदेश मानते हैं, चाहे वह आदेश गलत ही क्यों ना हो। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत, इंसान को उसकी सोच से हटाकर दूसरों की मर्जी से चलाना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि यह ताकत सिर्फ अपराधियों या चालाक लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सब कभी न कभी इसका शिकार होते हैं, चाहे वह ऑफिस में बॉस का दबाव हो, रिश्तों में पार्टनर का गैसलाइटिंग हो या समाज में विज्ञापन और राजनीति का प्रभाव। असली सबक यही है कि अगर हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीख लें, तो हम खुद को बचा सकते हैं और दूसरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी की नींव इंसानी दिमाग की कमजोरियों में छिपी है, और अगर हम जागरूक रहें तो कोई हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। यही है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक, ज्ञान ही सुरक्षा है। इस किताब का दूसरा अध्याय हमें इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक से परिचित कराता है, जिसे हम गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करवाता है, आपकी यादों को गलत साबित करता है और आपकी सोच को कमजोर कर देता है। यह तकनीक इतनी चालाकी से इस्तेमाल की जाती है कि शिकार को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शुरुआत में यह बहुत मामूली लगती है, जैसे कोई कहे कि तुम्हें गलत याद है या तुम्हारी सोच गलत है। लेकिन जब यह बार बार होता है तो इंसान अपनी ही समझ पर भरोसा खोने लगता है और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास और पहचान टूटने लगती है।
इस चैप्टर में बताया गया है कि गैसलाइटिंग अक्सर रिश्तों में होती है। पार्टनर, दोस्त या बॉस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका असर इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। मनोविज्ञान की कई स्टडीज यह साबित करती हैं कि लगातार गैसलाइटिंग का शिकार होने वाले लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्मसंदेह से जूझने लगते हैं। 1944 की फिल्म गैसलाइट से निकला यह शब्द आज मनोविज्ञान में एक गंभीर समस्या के रूप में पहचाना जाता है और यह सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, मीडिया और समाज में भी मौजूद है, जहां लोगों को बार बार गलत जानकारी देकर उनकी सोच को कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी देश में मीडिया लगातार एक ही तरह की गलत खबरें दिखाता है, तो जनता धीरे धीरे अपनी ही समझ पर शक करने लगती है और वही मानने लगती है जो उन्हें बार बार बताया जाता है। यही है गैसलाइटिंग का असली खतरा। इंसान को उसकी सच्चाई से दूर करके उसे दूसरों की सच्चाई पर निर्भर बना देना। इस अध्याय का सबक यही है कि हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए, अपने अनुभवों को लिखकर रखना चाहिए और अगर कोई बार बार हमारी सोच को गलत साबित करने की कोशिश करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। गैसलाइटिंग को पहचानना ही इससे बचने का पहला कदम है और यही है इस किताब का दूसरा बड़ा रहस्य, मानसिक भ्रम को पहचानना और अपनी सच्चाई पर टिके रहना। किताब का तीसरा अध्याय हमें इंसानी रिश्तों और समाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक से परिचित कराता है, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करवाना, लेकिन यह काम इतनी चालाकी और भावनात्मक दबाव के साथ किया जाता है कि शिकार को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि वह किसी और की मर्जी से चल रहा है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेशन कई रूपों में सामने आता है। कभी गिल्ट ट्रिपिंग के रूप में, जहां कोई आपको बार बार यह महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो आप बुरे इंसान हैं। कभी डर के रूप में, जहां आपको धमकाया जाता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपको नुकसान होगा। और कभी प्यार या भावनाओं के नाम पर, जहां कोई आपको यह यकीन दिलाता है कि उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। यह अध्याय समझाता है कि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है इंसान की भावनाएं, डर, गिल्ट, प्यार, सम्मान और महत्वाकांक्षा। मनोविज्ञान की कई स्टडीज यह साबित करती हैं कि इंसान का दिमाग भावनाओं के दबाव में बहुत जल्दी झुक जाता है और यही वजह है कि मैनिपुलेशन इतनी आसानी से काम करता है। उदाहरण के तौर पर, एक ऑफिस में बॉस अपने कर्मचारी से कहता है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह है डर पर आधारित मैनिपुलेशन। लेकिन अगर वही बॉस कहे कि अगर तुम यह काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तो यह है लालच पर आधारित मैनिपुलेशन। दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी अपनी इच्छा के खिलाफ काम करता है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसका खुद का फैसला है। यही है मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक पहलू। शिकार को यह एहसास ही नहीं होता कि वह किसी और के जाल में फंस चुका है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मैनिपुलेशन सिर्फ ऑफिस या रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति, विज्ञापन और मीडिया में भी मौजूद है। जब कोई नेता जनता को बार बार यह कहता है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा, तो यह डर पर आधारित मैनिपुलेशन है। जब कोई विज्ञापन आपको यह यकीन दिलाता है कि अगर तुमने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो तुम अधूरे हो, तो यह असुरक्षा पर आधारित मैनिपुलेशन है। असली खतरा यह है कि इंसान धीरे धीरे अपनी सोच खो देता है और दूसरों की मर्जी से चलने लगता है। इस अध्याय का सबक यही है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब कोई हमें गिल्ट, डर या प्यार के नाम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अपनी भावनाओं पर ध्यान देंगे और सीमाएं तय करेंगे तो हम मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं। यही है इस किताब का तीसरा बड़ा रहस्य, भावनात्मक जाल को पहचानना और अपनी स्वतंत्र सोच को बचाए रखना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे शहर में आर्यन नाम का लड़का रहता था। आर्यन बहुत ही मददगार और भावनात्मक इंसान था। उसके दोस्त अक्सर उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे,
जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती, वे आर्यन से उधार ले लेते और कहते, अगर तुमने मदद नहीं की तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब। आर्यन गिल्ट महसूस करता और हर बार मदद कर देता। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों ने कभी लौटाने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन उसके ऑफिस में बॉस ने उसे कहा, अगर तुमने यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। आर्यन डर गया और दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने कहा, अगर तुम अगले प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। आर्यन को लगा कि यह उसका खुद का फैसला है, लेकिन असल में वह बॉस के मैनिपुलेशन का शिकार हो चुका था। आर्यन की जिंदगी धीरे धीरे दूसरों की मर्जी से चलने लगी। वह सोचता था कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसकी भावनाओं, गिल्ट, डर और महत्वाकांक्षा को दूसरों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यही है मैनिपुलेशन का असली जाल। लेकिन एक दिन आर्यन ने किताबें पढ़ना शुरू किया और उसे समझ आया कि उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने ना कहना सीखा, अपनी सीमाएं तय की और धीरे धीरे दूसरों के दबाव से बाहर निकल आया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अपनी सोच को बचाने में है। दोस्तों, यही है इस अध्याय का सबक। मैनिपुलेशन का जाल बहुत चालाकी से बुना जाता है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को पहचान लें और अपनी सीमाएं तय कर लें तो कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने कभी सोचा है कि आपके कई फैसले सच में आपके हैं, या किसी और ने आपको धीरे धीरे उस दिशा में धकेल दिया है? कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन असलियत यह होती है कि हमारी सोच को किसी ने पहले ही अपने शब्दों, भावनाओं और रणनीति से प्रभावित कर दिया है। यही है पर्सुएशन और माइंड कंट्रोल की असली ताकत। इस चैप्टर में बताया गया है कि पर्सुएशन यानी मनाना एक ऐसी कला है जिसमें कोई व्यक्ति अपने शब्दों, तर्कों और भावनाओं के जरिए दूसरों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर लेता है। यह तकनीक सकारात्मक भी हो सकती है, जैसे किसी शिक्षक का अपने छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना या किसी नेता का जनता को अच्छे कामों के लिए उत्साहित करना। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल दूसरों को अपने फायदे के लिए किया जाता है। माइंड कंट्रोल इससे भी आगे बढ़कर किसी इंसान की सोच, उसकी मान्यताओं और उसके फैसलों को धीरे धीरे बदल देता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि शिकार को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि उसकी सोच अब उसकी खुद की नहीं रही। इस अध्याय में समझाया गया है कि माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है दोहराव और भावनात्मक जुड़ाव। जब कोई विचार बार बार आपके सामने रखा जाता है तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, और जब वह विचार आपकी भावनाओं से जुड़ जाता है तो आप उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। यही कारण है कि विज्ञापन, राजनीति और मीडिया में पर्सुएशन और माइंड कंट्रोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई विज्ञापन बार बार यह दिखाता है कि अगर तुमने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो तुम अधूरे हो, तो धीरे धीरे इंसान को लगता है कि उसकी खुशी उसी प्रोडक्ट पर निर्भर है। इसी तरह राजनीति में नेता बार बार यह कहते हैं कि हम ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, और जनता धीरे धीरे उनकी बातों को सच मानने लगती है। मनोविज्ञान की स्टडीज यह साबित करती हैं कि इंसान का दिमाग बार बार दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। यही है माइंड कंट्रोल की असली ताकत, इंसान को उसकी सोच से हटाकर दूसरों की सोच पर निर्भर बना देना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पर्सुएशन का इस्तेमाल अक्सर भावनाओं के जरिए किया जाता है। डर, उम्मीद, प्यार और महत्वाकांक्षा। जब कोई आपको डर दिखाता है तो आप उसकी बात मानने लगते हैं। जब कोई आपको उम्मीद दिखाता है तो आप उसके पीछे चलने लगते हैं, और जब कोई आपकी महत्वाकांक्षा को जगाता है तो आप उसके इशारों पर चलने लगते हैं। यही है पर्सुएशन और माइंड कंट्रोल का असली खेल। असली खतरा यह है कि इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही है और वह अब अपनी स्वतंत्र सोच से दूर जा रहा है। इस अध्याय का सबक यही है कि हमें अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहिए। हर जानकारी को सवालों की नजर से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए
कि कब कोई हमें बार बार एक ही विचार देकर हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सतर्क रहेंगे और अपनी स्वतंत्र सोच को बचाए रखेंगे तो कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही है इस किताब का चौथा बड़ा रहस्य, पर्सुएशन और माइंड कंट्रोल को पहचानना और अपनी सोच को सुरक्षित रखना। इस चैप्टर में हमें इंसानी व्यक्तित्व की सबसे खतरनाक संरचना से परिचित कराया जाता है, जिसे डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसमें 3 गुण शामिल होते हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिज्म का मतलब है खुद को सबसे बड़ा मानना और हर समय दूसरों से ध्यान और प्रशंसा की उम्मीद करना। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और सिर्फ अपनी छवि और फायदे के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई सहकर्मी हमेशा चाहता है कि उसकी तारीफ हो। वह दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेता है और अगर उसे ध्यान न मिले तो गुस्सा करता है। यह नार्सिसिज्म का साफ संकेत है। दूसरा गुण है मैकियावेलियनिज्म, जिसमें इंसान दूसरों को धोखे और चालाकी से कंट्रोल करता है। ऐसे लोग बहुत रणनीतिक होते हैं, सामने से दोस्ताना और भरोसेमंद दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कदम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर, राजनीति में कोई नेता जनता को मीठे वादे करके अपने पक्ष में कर लेता है, लेकिन असलियत में उसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है। तीसरा और सबसे खतरनाक गुण है साइकोपैथी, जिसमें इंसान के अंदर सहानुभूति की कमी होती है। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता और बिना किसी गिल्ट या पछतावे के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान यह होती है कि वे दूसरों की तकलीफ को महसूस ही नहीं करते और उनके लिए इंसान सिर्फ एक साधन होता है। जब ये तीनों गुण एक साथ किसी इंसान में मौजूद होते हैं तो वह व्यक्ति बेहद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्ममुग्धता, चालाकी और निर्दयता का घातक मिश्रण होता है। मनोविज्ञान की स्टडीज यह साबित करती हैं कि डार्क ट्रायड वाले लोग अक्सर समाज में ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। वे आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन उनके आसपास के लोग धीरे धीरे भावनात्मक और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह चेतावनी देता है कि हमें ऐसे लोगों को पहचानना सीखना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर बहुत प्रभावशाली और करिश्माई दिखते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत दूसरों को अपने जाल में फंसाना होती है। असली सबक यही है कि अगर हम इन गुणों को पहचान लेंगे और सतर्क रहेंगे तो हम खुद को उनके प्रभाव से बचा सकते हैं। यही है इस किताब का 5वां बड़ा रहस्य, डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी को पहचानना और उससे दूरी बनाए रखना। इस बुक के चैप्टर 6 में हमें यह समझाया गया है कि इंसान को प्रभावित करने का सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है उसकी भावनाओं को छूना। भावनाएं हमारे फैसलों को सीधे प्रभावित करती हैं और यही कारण है कि भावनात्मक ट्रिगर्स डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को छूता है, चाहे वह डर हो, प्यार हो, गिल्ट हो या उम्मीद, तो आप बहुत जल्दी उसकी बात मानने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई विज्ञापन आपको यह दिखाता है कि अगर आपने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपके परिवार की सुरक्षा खतरे में है, तो यह डर का ट्रिगर है। इसी तरह, अगर कोई नेता जनता से कहता है कि अगर आपने हमें वोट दिया तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, तो यह उम्मीद का ट्रिगर है। मनोविज्ञान की स्टडीज बताती हैं कि इंसान का दिमाग भावनाओं के दबाव में तर्क से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है और यही कारण है कि भावनात्मक ट्रिगर्स इतनी आसानी से काम करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक ट्रिगर्स का इस्तेमाल रिश्तों में भी होता है। जैसे कोई पार्टनर बार बार कहे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो यह गिल्ट ट्रिगर है। धीरे धीरे इंसान अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है और दूसरों की भावनाओं के दबाव में फैसले लेने लगता है। असली खतरा यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी भावनाओं का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। इस चैप्टर का सबक यही है
कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब कोई हमें डर, गिल्ट, प्यार या उम्मीद के नाम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सतर्क रहेंगे और हर भावनात्मक संदेश को सवालों की नजर से देखेंगे तो हम खुद को इन ट्रिगर्स से बचा सकते हैं। यही है इस किताब का छठा बड़ा रहस्य, भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना और अपनी स्वतंत्र सोच को सुरक्षित रखना। एक बड़े शहर में रोहन नाम का युवक रहता था। रोहन बहुत ही भावुक और भरोसेमंद इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एक दिन उसकी इस ताकत को किसी ने उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रोहन के ऑफिस में उसका मैनेजर अक्सर उसे कहता, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो कंपनी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और सबकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर रोहन डर जाता और दिन रात मेहनत करने लगता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत ही सबकी सुरक्षा है। यह था डर का ट्रिगर। फिर उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इसका मतलब है कि तुम मुझे सच्चा दोस्त नहीं मानते। रोहन गिल्ट महसूस करता और हर बार मदद कर देता, चाहे उसकी अपनी जरूरतें अधूरी रह जाएं। यह था गिल्ट का ट्रिगर। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। रोहन भावनाओं में बहकर उसकी हर बात मानने लगा। यह था प्यार का ट्रिगर। धीरे धीरे रोहन की जिंदगी दूसरों की भावनाओं के इशारों पर चलने लगी। उसे लगता था कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसकी भावनाओं को बार बार छूकर उसे कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन एक दिन रोहन ने समझा कि उसकी भावनाओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। उसने अपनी सोच को मजबूत बनाना शुरू किया, हर बात को सवालों की नजर से देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसने ना कहना सीख लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें सुरक्षित रखने में है। दोस्तों, यही है इस चैप्टर का सबक। भावनात्मक ट्रिगर्स बहुत चालाकी से काम करते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें और अपनी भावनाओं को समझें तो कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 7 में हमें यह समझाया गया है कि इंसान को धोखे से फंसाने का सबसे खतरनाक तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लोगों की भावनाओं, आदतों और भरोसे का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे काम करवाना जो वे सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। यह तकनीक सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि साइबर क्राइम, राजनीति और बिजनेस में भी इस्तेमाल होती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई ठग आपको फोन करके कहता है कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में है, तुरंत ओटीपी बताइए, तो वह आपके डर और घबराहट का फायदा उठाकर आपको फंसा रहा होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति दोस्ती या भरोसे का नाटक करके आपकी निजी जानकारी ले लेता है, तो यह भी सोशल इंजीनियरिंग है। मनोविज्ञान की स्टडीज बताती हैं कि इंसान का दिमाग भरोसे और डर के दबाव में बहुत जल्दी झुक जाता है, और यही कारण है कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी आसानी से काम करती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सोशल इंजीनियरिंग कई रूपों में सामने आती है। फिशिंग, ईमेल या मैसेज के जरिए धोखा, प्रिटेक्स्टिंग, झूठी कहानी बनाकर जानकारी लेना, बैटिंग, लालच देकर फंसाना, और टेलगेटिंग, किसी सुरक्षित जगह में दूसरों के भरोसे से घुस जाना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में कहे कि मैं नया कर्मचारी हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दें, तो सुरक्षा गार्ड अक्सर भरोसे में आकर उसे अंदर जाने देता है। यह है टेलगेटिंग। इसी तरह सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करना और फिर धीरे धीरे निजी जानकारी लेना भी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। असली खतरा यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी भावनाओं और आदतों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। यह तकनीक इतनी चालाकी से काम करती है कि इंसान को लगता है कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसकी सोच और भावनाएं किसी और के कंट्रोल में होती हैं। इस चैप्टर का सबक यही है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हर जानकारी को सवालों की नजर से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब कोई हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें धोखे में डालने की कोशिश कर रहा है। हमें अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए
और हर संदेश या कॉल को ध्यान से परखना चाहिए। अगर हम सतर्क रहेंगे और अपनी भावनाओं को समझेंगे तो हम सोशल इंजीनियरिंग के जाल से बच सकते हैं। यही है इस किताब का 7वां बड़ा रहस्य, सोशल इंजीनियरिंग को पहचानना और अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना। दोस्तों, आपने अभी डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों में एक लंबी यात्रा पूरी की है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि इंसान का दिमाग कितना जटिल है और कैसे भावनाएं, मैनिपुलेशन, परसुएशन, माइंड कंट्रोल, डार्क ट्राइड और सोशल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। हमें यह एहसास दिलाया कि अगर हम सतर्क रहें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं और भावनाओं को समझें, तो हम किसी भी जाल से बच सकते हैं।